नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने ऊर्जा के विभिन्न रूप, उसके मात्रक आदि के बारे में पढ़ रहे थे। आज शुरुआत करेंगे आवर्त गति या हार्मोनिक मोशन। आवर्त गति, जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। निश्चित समयांतराल होगा, समय निश्चित कर लिया, उसके बाद निश्चित पथ पर और बार बार अपनी गति को दोहराता है। इस प्रकार की जो गति होगी उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त काल, किसी लोलक को एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। यह टी से प्रदर्शित किया जाता है। एक दोलन समझना जरूरी है कि दोलन होता क्या है। आइए छोटे से डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। ये एक पतली रस्सी के सहारे एक बॉब लटका हुआ है, गोलक लोलक, जिसका काम है घूमना। ये आसानी से विस्थापित हो सकती है। बल लगाएंगे इस दिशा में तो ये रस्सी ऐसे इस दिशा में, बल की दिशा में विस्थापित हो जाएगी और उसके बाद कुछ करना नहीं है। ये स्वयं फिर वापस माध्य स्थिति की तरफ भागेगी और माध्य स्थिति से आगे ही आकर के फिर एक एक्सट्रीम बिंदु पे, जहाँ तक इसकी क्षमता है, इस बल से यहाँ तक आएगी। तो ये माध्य स्थिति हो गया, ये हो गया माध्य स्थिति। और माध्य स्थिति से वो दोनों तरफ दोलन करना शुरू करेगी। एक बार जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ से वापस यहाँ और यहाँ के बीच में टू एक्सट्रीम जो है वहाँ से माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन करेगी। टू एंड फ्रो मोशन करेगी। इसी टू एंड फ्रो मोशन को दोलन कहते हैं, दोलन। तो अब देखिए इसमें आवर्तकाल का कंसेप्ट क्या है। कोई वस्तु है लटकी हुई है यहाँ, लोलक। तो लोलक माध्य से गई कहाँ? एक्सट्रीम पर, और ये एक्सट्रीम पॉइंट से वापस दूसरी एक्सट्रीम पॉइंट पर दूसरी दिशा में गई, विपरीत दिशा में। उसके बाद पुनः जब वो यहाँ से आएगी अपने इस ओरिजिनल स्थान पे, तो उसका एक दोलन संपन्न होगा। मतलब एक दोलन के लिए क्या करना है? वस्तु अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, पुनः वापस जहाँ से चली थी उसी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी, और इसमें जो हमारा समय लगा है उसी को हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में एक दोलन होता है और उस दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल क्लियर है। एक दोलन में पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में अपनी गति को जितनी बार दोहराती है उसको आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसको H कैपिटल और Z लिखा जाता है। सरल आवर्त गति, यदि कोई वस्तु किसी एक सरल रेखा पर अपनी माध्य स्थिति मीन पोजीशन के दौरान इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो। तो इम्पोर्टेंट बात है। पहली बात, वस्तु का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो और त्वरण की दिशा कहाँ होगी? तो मिड पोजीशन की ओर होगी, मध्यमान स्थिति की ओर होगी। तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। जब कण अपनी साम्य स्थिति में रहता है, साम्य स्थिति मतलब मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। प्रत्यानयन बल, जब कण को, प्रत्यानयन बल क्या है? जब कण को साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर लगने वाला बल सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। बल की दिशा किधर हो जाएगी? साम्य स्थिति की ओर दिष्ट हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। दिष्ट मतलब दिशा। इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं।
प्रत्यानयन बल के कारण ही कण में उत्पन्न त्वरण होता है और वह दोलन करती है। किसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है? इसी प्रत्यानयन बल के कारण होता है। और जब बल लगेगा तो वो डोलना शुरू करेगी, कभी एक एक्सट्रीम की तरफ, कभी दूसरी एक्सट्रीम की तरफ। यदि किसी डोरी के निचले हिस्से में किसी गोल कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। तो ये हमने पिछले डायग्राम में बनाया है, यही समायोजन पहले हमने बनाया था। लोलक को थोड़ा विस्थापित कर छोड़ने पर उत्पन्न हुई गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। एक बार आपको बल लगा के छोड़ देना है, उसके बाद जो गति होती रहेगी उस गति का नाम हो जाएगा, बोलिए, सरल आवर्त गति। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लंबाई घटने पर आवर्तकाल घट जाएगा। दो बातें हैं, डोरी की लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड, आवर्तकाल मतलब टी बढ़ जाएगा। और लंबाई अगर घटा दें तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब टी जो है किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ, डोरी की लंबाई जो है उसके प्रोपोर्शनल है। अगर बढ़ा रहे हैं तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घटा रहे हैं तो आवर्तकाल घट जाएगा। अब उसका इम्पैक्ट देखना है। झूला झूलती लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा। यहाँ समझने की बात है कि कोई लड़की बैठी हुई है झूला पे, अगर वो खड़ा हो जाए, खड़ा होने से क्या होता है? कोई बैठा हुआ चीज़ है, इतना दूर में उसका मास है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, लेकिन यही वस्तु का आकार हम बड़ा कर दें, ऐसे इसी वस्तु का ऐसे कर दें, तो अब सेंटर मास यहाँ नहीं रह करके यही वस्तु का सेंटर मास यहाँ आ जाएगा। मतलब इतनी ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, इतना दूरी ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो इफेक्टिव भार यहाँ है। इसका मतलब अब लोलक जो ऐसे टांगे हुए थे हम, उस लोलक का सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ? पहले यहाँ था इस वस्तु के बीच में, अब ये खड़ी हो गई है तो ऐसे करके इसको ऐसी वस्तु मान लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया यहाँ। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब नया में ऊपर चला गया, और पहले कहाँ था? यहाँ था। तो इफेक्टिव लंबाई क्या हो गई? लोलक की लंबाई क्या हो गई? घट गई। इसमें ज़्यादा थी और इसमें लोलक की लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। लेंथ जो हो गया सो डिक्रीज हो गया और लेंथ जो था सो पुराना ये है। तो प्रभावी लंबाई जब घट जाएगी तो झूला क्या करेगा? जल्दी जल्दी दोलन करेगा। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। ये एक फैक्ट है कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएं तब, या नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ पृथ्वी की जाएं तब जी का मान घटता है। यही कारण है लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। आवर्तकाल बढ़ेगा मतलब एक दोलन करने में उसको समय ज़्यादा लग रहा है, तो जब ज़्यादा समय लगेगा एक तरफ डोलने में तो वो घड़ी सुस्त हो जाएगी। गर्मी में क्या होगा? गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो जब बढ़ जाएगी लेंथ तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। और जब आवर्तकाल ही बढ़ जाएगा तो घड़ी से सुस्त होनी है। सर्दी में क्या होगा? उसके विपरीत लोलक की लंबाई कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी अब दोलन कर रही है तो घड़ी थोड़ी तेज हो जाएगी। ये अब आपको कारण समझ में आ गया होगा कि किस कारण से गर्मी में घड़ी सुस्त होती है और सर्दियों में लोलक घड़ी तेज होती है। भारहीनता की स्थिति के कारण लोलक घड़ी उपग्रह में काम नहीं कर पाती। ये भी एक फैक्ट है कि वहाँ जी का प्रभाव ही शून्य हो जाता है, तो उपग्रह में ये आपकी लोलक जो है वो काम नहीं करेगी। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना होने के कारण चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि जी का मान क्या है? चंद्रमा पर 1/6 मतलब घट जाता है। पृष्ठ तनाव, अगला है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ को सरफेस बोलते हैं और तनाव को इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन पढ़ने जा रहे हैं। पृष्ठ तनाव किसके लिए होता है इसको हम देखेंगे पहले, और इसका ओरिजिनल क्या इसका कहना है। तो प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण कर देता है। ऐसा क्या प्रवृत्ति है कि द्रव का जो पृष्ठ है वो सिकुड़ता है और सिकुड़ करके चाहता है सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की एक प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति क्या ठोस में होती है?
अगर मैं सवाल करूं कोई ठोस वस्तु ऐसा दिया गया है तो उसमें क्या कोई प्रवृत्ति होती है? नहीं, ठोस तो अपना आकार फिक्स रखता है, शेप क्या होगा? फिक्स। तो इसमें ऐसी कोई प्रवृत्ति होगी ही नहीं, ठोस के सरफेस में ऐसा कोई प्रवृत्ति नहीं होगा। लेकिन ये द्रव में एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि उसका जो बाहरी सरफेस है वो हमेशा गोलाकार रूप में रहना चाहता है, सिकुड़ करके न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की द्रव की प्रवृत्ति होती है। और इसी प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, उनका स्वतंत्र पृष्ठ जो है, किसका? द्रवों का स्वतंत्र पृष्ठ क्या हो जाता है? तनी हुई झिल्ली, टाइट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। जो तनाव इस पृष्ठ में हो गया उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो उस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा की एकांक लंबाई पर लेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के स्पर्श रेखावत कार्य करता है। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये थोड़ा फिजिक्स से जिनको रुझान होगा वो समझ रहे होंगे, बाकी इसको थोड़ा देख लेंगे कि होता क्या है। तनाव है वो एक प्रकार का बल है, इतना तो समझ में आ ही रहा है। किसी चीज़ में खींचते हैं, जैसे इलास्टिक को पकड़ के खींचते हैं तो बल कार्य करता है ना, तो इसी तरह पृष्ठ में भी तनाव है, पृष्ठ के एरिया में तनाव है और वो एक प्रकार का बल है। क्या है? पृष्ठ तनाव क्या है? एक तरह का बल है। किस में काम करता है? तो द्रव के पृष्ठ पर काम करता है। और वो उसका परिणाम वगैरह की बात हो रही है कि परिमाण कैसा होता है, तो द्रव के पृष्ठ पर एक रेखा अगर खींच दें, इकाई लंबाई की 1 यूनिट लेंथ का, तो उसके लंबवत होगा। कहाँ होगा? उसके लंबवत होगा और पृष्ठ के स्पर्श रेखावत ही कार्य करता है। उसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है थोड़ा सा समझना जरूरी है। कोई एक बिंदु ले लेंगे और केवल एक रेखा खींच देंगे जो छूती हुई निकल जाए, तो टेंजेंट इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु ले लेंगे, पकड़ लेंगे, तो केवल इसी बिंदु को टच करते हुए रेखा जानी चाहिए। इस रेखाओं को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा या टेंजेंट। तो ये टेंजेंट जो है इसी के एलोंग काम करता है, रेखावत। ये भी फैक्ट आपको याद कर लेना चाहिए। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। ये भी याद कर लेंगे, क्रांतिक ताप पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन सीधे आपके सवाल में आ जाएगा। तो आप मारेंगे क्रांतिक ताप पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। अब जो द्रवों से जुड़े हुए हैं उनमें दो तरह के बल का प्रयोग होता है। पहला है ससंजक बल, दूसरा आसंजक बल। ससंजक बल कोहेसिव फोर्स और आसंजक बल एडहेसिव फोर्स। ये दोनों नाम को हम देखेंगे क्या है। एक ही पदार्थ के अणु, क्या लिखा है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। मतलब अगर पानी है तो पानी के अणुओं के बीच में एक दूसरे से खींचने का बल लग रहा है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का बल लग रहा है। और इस तरह के जो बल होते हैं उनको हम ससंजक बल कहते हैं। मतलब जिस बल के कारण द्रव के कण आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं। जिन द्रवों के अणु के बीच ससंजक बल अधिक होता है, अगर ये बल अधिक है तो क्या करेगा? वो बर्तन की दीवार को गीला नहीं करेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जल अगर किसी बर्तन में आप रखते हैं तो उस बर्तन का दीवार गीला हो जाता है। जल उस जिसमें रहती है उसको गीला कर देती है। तो उसके पृष्ठ को गीला कर देगा कब? क्योंकि उनमें द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल अधिक है। आसंजक बल, भिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच कार्यकारी बल को आसंजक बल कहते हैं। ससंजक में एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच और आसंजक में भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आप जो किसी गोंद वगैरह को खरीदते हैं उस पर एडहेसिव लिखा रहता है। मतलब ये दो वस्तुओं को अगर उसको डाल करके एडहेसिव डाल देते हैं तो चिपक जाएगा, सटा देगा। तो स्पष्ट हो गया, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच ये बल काम करते हैं, इसीलिए उनको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच कार्यकारी ससंजक बल का मान द्रव व किसी बर्तन के अणुओं के बीच कार्यकारी आसंजक बल से कम होता है तो वह द्रव बर्तन में डाले जाने पर उसकी दीवारों को गीला करता है। गीला कौन करेगा? फिर से वही बात आ रही है, किसी बर्तन में डालिए द्रव को
और अगर वह द्रव उसके दीवार को, बर्तन के दीवार को गीला करता है। तो कारण क्या है? तो कार्यकारी ससंजक बल का मान द्रव व किसी बर्तन के अणुओं के बीच कार्यकारी आसंजक बल से कम होता है। इस स्थिति में वो गीला कर देगा। जैसे पानी वगैरह है, पानी किसी बर्तन में डालिए तो उस बर्तन को गीला कर देगा। जैसे ही एक जैसे अणुओं में परस्पर आकर्षण को ससंजन तथा भिन्न अणुओं में आकर्षण को आसंजन कहते हैं। फिर से वही पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है केशिकत्व, कैपिलरिटी। तो देखते हैं इसको। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव केश नली में अपनी सतह के ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। केश नली, केश मतलब बाल, बाल जैसा पतला नली, तो वो तो बनाना संभव नहीं है। लेकिन आप इसको देखिए, एकदम पतला कोई ट्यूब अगर ले लीजिए तो उसका बिहेव कैसा होगा? उसका बिहेव केश नली इसको बोल सकते हैं। और इसका जो गुण होगा, इसी केश नली के गुण को केशिकत्व कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। तो आप देखिए इसको, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव क्या करता है? केश नली में अपनी सतह से ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है। अब अगर इस ट्यूब को हम किसी पानी के बर्तन में डाल दें और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा? हो पानी ऊपर थोड़ा चढ़ा जाएगा। पानी का सरफेस यहाँ है लेकिन ये ऊपर थोड़ा दिखाई देगा। नली के अंदर कहाँ है? देखिए, ये पानी का बर्तन में ये सतह है, जबकि नली में थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई है। तो ये पानी में चढ़ जाता है। किसके कारण? केशिकत्व के कारण। इसी घटना का नाम है केशिकत्व। ऊपर चढ़ जाना जो है, जल का पानी की सतह से ऊपर चढ़ जाना। किस में? केश नली में ऊपर की ओर चढ़ जाना केशिकत्व हो गया। केशिकत्व कहते हैं। कैपिलरिटी समझ में आ गया? तो ये क्यों चढ़ेगा? इसका कारण लिखा हुआ है, त्रिज्या पे निर्भर करता है। अगर बहुत चौड़ा कोई लेंगे आप ट्यूब, तो उसमें ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ट्यूब अगर बहुत पतला लेते हैं तो इस तरह की घटना आप देखने में आ जाएगी। सामान्यतः कांच को भिगोने वाला द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाता है एवं जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता है। तो दो घटना, ऊपर चढ़ना या नीचे की तरफ उतर जाना, ये दोनों घटना है। तो जो कांच को भिगोने वाला द्रव है वो ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो क्या होगा? थोड़ा सा सतह से नीचे दब जाएगा। एक नीचे दबने वाला भी थोड़ा देख लेते हैं। इस लेवल तक पानी है और यहाँ आपने एक ट्यूब डाल दिया, तो यहाँ ये थोड़ा सा सतह से नीचे रह जाएगा। यही दो तरह की घटनाएं होंगी। एक में ऊपर चढ़ जाएगा, जबकि यहाँ क्या होगा? पानी की सतह से नली में थोड़ा नीचे की ओर दबा रहेगा। केशिका में जल के ऊपर चढ़ने का कारण जल के अणुओं का एक दूसरे से आकर्षण, जल के अणुओं का कांच के अणुओं के प्रति आकर्षण है। ये दो बात है कि आपस में जो जल के अणु हैं वो भी एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं और जल के अणु जो हैं सो कांच के अणु से भी आकर्षित हो रहे हैं। ये दोनों में आकर्षण बल दूसरा का ज़्यादा है, इसीलिए वो ऊपर चढ़ गया। जबकि पारा में क्या होगा? अगर ये लिक्विड यहाँ पारा हो तो क्या होगा? नीचे की तरफ धंस जाएगा। और अगर ये लिक्विड पानी है तो क्या होगा? केश नली में ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ये दोनों चीज उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि केशिका नली को पारे में खड़ा करें तो नली के अंदर पारे का स्तर बाहर के स्तर से कम होगा, क्योंकि पारे के अणु कांच की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षित होते हैं। क्लियर है? पारे के अणु क्या होते हैं? कांच की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षित होते हैं। आपस में ही एक दूसरे को पकड़ता है, उसको मतलब नहीं है बाहरी दुनिया में क्या, अपने आप को पारा का अणु एक दूसरे से पकड़ेगा। तो इसीलिए वो नली के स्तर नली में जो स्तर होगा वो कम होगा। जलती मोमबत्ती में पिघला मोम या लालटेन की बत्ती, ये याद रखने लायक है। तेल क्या करता है? सतह के ऊपर चढ़ जाता है।
और आप आराम से बत्ती जलाते रहते हैं। केशकत्व को H से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल हो गया, जहाँ T पृष्ठ तनाव के लिए है, थीटा स्पर्शकोण है, R केशनली की त्रिज्या है, D द्रव का घनत्व है, डेंसिटी का D, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण है। तो इन चीज़ों को बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, एक बार इसको देख लेंगे आप। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है? केशकत्व का। कैपिलरिटी एक्शन के लिए H = 2T, टेंशन आप देख रहे हैं, केशनली में पृष्ठ तनाव जो द्रव का है उसके बारे में T है, तो 2T cos थीटा RdG भागा किया गया है RdG। तो ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। दाब, तल के किसी बिंदु पर दाब उस बल के बराबर होता है जो उस बिंदु के चारों ओर लिए गए एकांक क्षेत्रफल यहाँ होना चाहिए। तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करता है। यहाँ होना चाहिए क्या? चारों ओर लिए गए इकाई क्षेत्रफल, इकाई यूनिट एरिया पे। तो दाब बराबर फॉर्मूला है बल बटे क्षेत्रफल। जब भी किसी चीज़ को भाग देते हैं तो हमें इकाई प्राप्त होता है, तो यहाँ क्षेत्रफल इकाई हो जाएगा। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दाब अदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र ml-1 T-2 है। द्रव के दाब को पास्कल नामक मात्रक से भी नापते हैं, याद कर लेंगे। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन हो गया उसका। पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। अगर कोई एकदम बंद सील्ड है, बर्तन में द्रव भरा हुआ, बंद द्रव भरा हुआ है, तो उस पर जो हम बल लगाएंगे, अब उस जैसे एक ट्यूब में आप बंद कर लीजिए और उसके बाद ट्यूब को दबाइए, बाहरी बल लगाए, ट्यूब में पानी आपने भर लिया, ट्यूब पूरी तरह सील्ड है, और उसके बाद आप प्रेशर लगाएंगे तो आपके द्वारा जो आरोपित दाब होगा वो हर कण में, हर दिशा में बराबर इक्वल वैल्यू में संचारित होगा। आपका भार चारों तरफ से संचरित होगा समान परिमाण में, और इसी को कहते हैं हम द्रव दाब का सिद्धांत। द्रव का उच्छेद, ये द्रव जो बल लगाता है किसी वस्तु पर उसको अपथ्रस्ट कहते हैं, और इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाते हैं, डुबोई जाती है, तो द्रव क्या करता है, उस पर एक बल ऊपर की ओर लगाता है। द्रव चाहता है कि वो वस्तु अंदर ना आए, वो ऊपर ही रह जाए, तो द्रव द्वारा कहाँ बल लगाया जाता है? ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, जिसे उस द्रव का उत्क्षेप या उच्छाल कहते हैं। यह उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तथा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र से होकर ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की दिशा में कार्य करता है। देखिए, दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो अपवर्ड थ्रस्ट होगा या अपथ्रस्ट होगा, वो काम कहाँ करेगा? वस्तु द्वारा, उसका परिमाण क्या होगा? तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। किसी वस्तु को हमने डुबाया है कहाँ? किसी द्रव में, तो द्रव जितना उस वस्तु का आयतन होगा उतनी मात्रा में द्रव तो विस्थापित हुआ, तब उसके अंदर वो वस्तु समा गई है। तो परिमाण में कितना होगा? तो उस वस्तु के द्रव के हटाए गए भार के बराबर होगा। और ये लगेगा कहाँ? तो गुरुत्व केंद्र से होकर, द्रव के गुरुत्व केंद्र से होकर वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। किस पर आरोपित होगा? तो यहाँ ऊपर वस्तु पर आरोपित होगा। जो वस्तु आप डुबा रहे हैं उसको डूबने नहीं देना है, उसी को ऊपर रखना है ना, तो वो आरोपित होगा उस वस्तु पर। इसी को हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं, और जिस सेंटर पर काम करता है उस केंद्र का नाम है उत्प्लावन केंद्र, फ्लोटेशन सेंटर। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी उत्प्लावन के सिद्धांत पर आधारित है, तो आप आसानी से इसको अभी समझ सकते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो क्या होता है? उसके भार में कुछ कमी आती है। यह कमी, भार में जो कमी आती है, ये कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है।
प्लवन का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के अनुसार प्लवन करने वाली वस्तु का भार उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। प्लवन करती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। प्लवन करती हुई वस्तु के संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र, वस्तु के पास होता है उसका एक केंद्र जहां उसका टोटल मास आरोपित होता है, वो होता है गुरुत्व केंद्र। और जो पानी या उस द्रव द्वारा लगाया जाता है उसको बोलते हैं उत्प्लावन केंद्र। इसको मान लिया गया है बी, बॉइलिंग वाला, तो बॉयंसी, सॉरी, बी फॉर बॉयंसी। तो उत्प्लावन केंद्र और ये दोनों कहाँ होता है? एक ही रेखा में होता है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये वस्तु है तो इसका एक केंद्र है, ये किसी लिक्विड में डूबा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ लगेगा बल, और यही पानी जो है यहाँ, ये पानी इस बीच में, तो इसके द्वारा नीचे लगा और पानी द्वारा इसी पे ऊपर की ओर लगता है। तो बल द्वारा इसके वस्तु द्वारा जो लगा गया है नीचे की ओर, ये हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। और ये पानी जो इसी में ऊपर की ओर लगा रहा है, इसको बोलते हैं उत्प्लावन, बॉयंसी। उत्प्लावन के चलते लगा हुआ। जगह की कमी है, उम्मीद है आप इसको ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। दो चीज़, वस्तु का भार है ग्रेविटी सेंटर पे, वो चाहेगा नीचे आना, तो वो उसका जी का फोर्स हमने नीचे दिखा दिया, ये नीचे की तरफ काम कर रहा है। और जल चाहेगा कि इसको डूबने नहीं देना है, ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाएगा, धक्का देगा, तो उसको हम बोलते हैं बॉयंसी, उत्प्लावन। अपेक्षिक घनत्व, किन्हीं दो वस्तुओं के घनत्वों के अनुपात को अपेक्षिक कहते हैं। जब भी रिलेटिव हो गया तो क्या करते हैं, उसको हम फोन आ गया था। अपेक्षिक घनत्व, किन्हीं दो वस्तुओं के घनत्वों के अनुपात को वस्तु का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व एक शुद्ध संख्या है, और जब हम किसी भी चीज़ को भाग देंगे तो राशि से कट जाती है ऊपर नीचे, इसीलिए अपेक्षिक में हमेशा एक शुद्ध संख्या मिलती है। हमें क्या मिलेगी? शुद्ध संख्या। मात्रक नहीं रहता है, मात्रक ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। बल का मात्रक मान लीजिए न्यूटन है, और 5 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है, जबकि 4 न्यूटन का बल नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो दोनों न्यूटन कट जाएगा ना, ये शुद्ध संख्या आपको बच जाएगी। इसीलिए अपेक्षिक घनत्व क्या होगा? शुद्ध संख्या होगा। बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ संबंध बताया गया है किसमें? दाब में, और किसमें? आयतन में। प्रेशर और आयतन हो गया वॉल्यूम, इनका संबंध तो कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज़ को आप आराम से समझ सकते हैं। पी जो है क्या है? प्रोपोर्शनल यहाँ लगा दीजिए, व्युत्क्रमानुपाती है तो, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है इसीलिए 1/v हो जाएगा, 1/v। इसी को हम P × v लिखेंगे तो बराबर एक कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप, अब यहाँ संबंध किसका है? ताप का, और उसके आयतन के समानुपाती होता है। तो यहाँ ताप को यही टेम्परेचर लिख लेते हैं, आयतन को वॉल्यूम लिख लेते हैं, समानुपाती है तो आप ऐसे संबंध कर दीजिए। और इसको हटाएंगे तो हटाने का नियम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जब भी ये हटता है तो ये कांस्टेंट ले लिया जाता है, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब इसको आप भाग दे दीजिए, इसको इस तरफ ले जाएंगे या इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए? तो भी टी भाग दे देंगे आप, या T/v तो K हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है KT = V, तो V/T अगर होगा तो यहाँ क्या बचेगा? थोड़ा सा V/T बराबर क्या बचेगा? K बच जाएगा। ठीक है। घनत्व,
किसी वस्तु के इकाई आयतन में वस्तु का जितना द्रव्यमान रहता है वह उसका घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में वस्तु का जितना द्रव्यमान रहता है वो उसका घनत्व कहलाता है। जिन वस्तुओं का घनत्व कम होता है वह हल्की, जिनका घनत्व अधिक होता है वो भारी। घनत्व कम तो हल्का, घनत्व अधिक तो भारी। वायु दाब के मात्रक 1 सेंटीमीटर पारा का दाब 1.3 1 सेंटीमीटर पारा का दाब, तो लिखा हुआ है 1.3 इंटू 10³ पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मिली बार 10⁵ पास्कल। 1 टॉर 1 मिलीलीटर पारा का दाब, और यही होता है 1.33.8 पास्कल। चलिए, चार्ल्स का नियम हो गया है। अब आप डेंसिटी देख रहे हैं, डेंसिटी हो गया था। अब आप यहाँ देखिए, द्रवों के दाब के कुछ नियम हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। द्रव का दाब किस किस तरीके से डिपेंड करता है। तो द्रव अपने अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। द्रव के अंदर जितना पॉइंट है सब पे दबाव डालता है, और अगर द्रव एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदु पर दाब समान होता है। ये भी ऐसा है जैसे ये पानी से भरा हुआ कोई बीकर है, यहाँ तक पानी आपने ले लिया, तो ये ऊपर का तल हो गया, ये क्या हो गया, अपर सरफेस हो गया। इस पे किसका दाब होगा, इस पे जो दाब होगा किसके चलते होगा, तो वायुमंडल का दाब इस पे होगा। लेकिन यही पानी के नीचे आप चले जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ का जो तल होगा, यहाँ एक तल ऐसे, इस पे क्या होगा, इतना जो पानी का यहाँ से यहाँ तक है, इस पानी का भी दबाव होगा। हवा का दबाव तो होगा ही, और इस पे क्या होगा, इतना मोटाई का जो पानी है इसका भी दबाव होगा, इसका भी दाब होगा। तो यहाँ क्या होगा, इस तल पे क्या होगा, वायु दाब होगा, जो कि ऊपर का तल पे है वो वायु दाब यहाँ भी होगा, और प्लस क्या होगा, ये वाला दाब भी होगा यहाँ, मतलब ऊपर स्थित द्रव का दाब। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो एक तल के अणुओं पर हमेशा क्या होगा, समान दाब होगा। एक तल के अणु पर दाब समान होगा। द्रव के भीतर बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसका प्रयोग भी हो चुका है। जैसे एक ट्यूब को, बंद ट्यूब पे अगर हम प्रेशर डालते हैं तो दाब हर दिशा में समान मात्रा में विस्थापित होगा, संचरित होगा, तो प्रत्येक दिशा में बराबर होगा। और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र दाब तल से, जब बंद वस्तु नहीं है, बंद वस्तु में ये वाला काम करेगा, प्रत्येक दिशा में अंतरित हो जाएगा समान मात्रा में। लेकिन यहाँ क्या है, स्वतंत्र है तल। जैसे यहाँ अभी बता रहे हैं, ये चर्चा यहाँ के लिए है। तो स्वतंत्र दाब तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। वो कैसे कैसे वैरी करेगा, ऊपरी पे कम दबाव, क्योंकि केवल हवा का दबाव है, और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, इस तल के ऊपर जो पानी का दबाव है, इस तल के ऊपर जो दबाव है वो भी इस पे आ जाएगा। तो यहाँ दोनों आ जाएगा, वायु दाब भी काम करेगा और उसके ऊपर स्थित दबाव जो दल का है वो भी काम करेगा। द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा। एक निश्चित गहराई के लिए अगर निश्चित गहराई हो, फिक्स हो, तो विभिन्न द्रव के दाब भिन्न भिन्न होते हैं, होना ही है, क्योंकि विभिन्न द्रव हैं तो उनका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो जब घनत्व भिन्न होगा तो दाब भी भिन्न, घनत्व भिन्न तो दाब भी भिन्न होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था द्रव के दाब के नियम। द्रव में दाब किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो अगर बंद है, ऊपर से हम दबाव डालते हैं तो हमेशा प्रत्येक दिशा में बराबर बराबर होगा, पहली बात। दूसरा क्या होगा, अगर वो स्वतंत्र है, ऐसा सरफेस है, तो ऊपरी पे कम, और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे दाब बढ़ता जाएगा।
और यहाँ तीसरा चीज ये कि निश्चित गहराई पर अगर द्रव बदल दिया जाए, पानी के लिए कुछ और होगा और पारा के लिए कुछ और होगा, ग्लिसरीन के लिए कुछ और होगा। तो यहाँ विभिन्न द्रव की बात की गई है। क्यों अंतर होगा? तो घनत्व में भिन्नता होगी तो दाब में भी भिन्नता होगी। अब अगली बात है, अगला टॉपिक है श्यानता, विस्कोसिटी। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनके अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल, विस्कस फोर्स कहते हैं। यहाँ बहुत आसान सी चीज है, दो परतों की बात की गई, लेयर्स। द्रव है तो उसके ऊपरी तल को एक परत मान लीजिए और उसके जस्ट थोड़ा नीचे एक कल्पना कर लीजिए कि दूसरी परत है। तो दो परतों के बीच कोई गति होनी चाहिए, एक पर दूसरी थोड़ा परत को गतिमान होना चाहिए, फिसलना चाहिए, और उसके चलते जो विरोधी बल होगा फिसलने देगा या फिसलने का विरोध करेगा, ये दो क्रियाएं होंगी। तो उन दोनों क्रियाओं में जो विरोध करने वाली क्रिया होगी, कब विरोध होगा? जब अपेक्षित गति होगी, एक सतह दूसरे पे बह रहा होगा तो फ्लोइंग लिक्विड होगा तो उसमें घर्षण बल होगा, उसी घर्षण बल को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। फिर से देखते हैं, द्रव या गैस की बात है, यहाँ ठोस की बात नहीं है। क्यों हमने ठोस की बात नहीं की? क्योंकि ठोस के कण होते हैं फिक्स। ठोस के कण क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उनमें गति नहीं होती है। ठोस के कण फिक्स्ड होते हैं और फिक्स्ड है तो उसमें क्रमागत परतों के बीच क्या गति होगी? क्रमागत परतों के बीच गति नहीं होगी। तो इसके लिए उनका हम श्यानता नहीं निकाल सकते। द्रव और गैस में क्या होगा? उनका दो लेयर, एक लेयर ऊपरी नीचे वाले लेयर के ऊपर बह रहा है, फ्लोइंग में है, तो विरोध होगा। निचले वाले लेयर क्या करेगा? विरोध कर देगा, ऊपर वाले को गति को रोकेगा, और इसी घर्षण बल को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है। अपेक्षित टर्म लाना सही है, इसमें आगे आप देखिएगा अगर होगा तो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नदी बह रही है तो आपको ऊपर करंट नजर आएगा, लेकिन 1-2 मीटर नीचे देखेंगे तो पानी नीचे का स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है? तो इसी श्यानता के कारण। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता घट जाएगी, विस्कोसिटी घट जाएगी, परंतु गैसों में ये बढ़ जाती है, गैस में बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता गुणांक मापा जा सकता है, जिसका एसआई मात्रक डेकापॉइज या पॉइजली पीएल याद कर लेंगे। इसे पास्कल सेकेंड भी कहते हैं, जिसे प्राय ईटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईटा ऐसा सिंबल है, इसको ईटा कहते हैं। श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंतर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होता है, जबकि उन दो परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो। तो याद कर लेंगे इसको। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, वस्तु है और विस्कस लिक्विड में गिर जाए, तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है। शुरुआत में वेग उसका बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक समान कांस्टेंट वेग से नीचे गिरने लगती है, और इस नियत वेग को, इसी वेग को वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल सी बात बताई गई है कि किसी वस्तु को अगर हम लिक्विड में डुबाएं तो शुरू में वेग बढ़ता है, शुरू में वेग बढ़ता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरता है, और इसी का नाम है सीमांत वेग। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था वस्तु का गुण है, क्या गुण है? जिस कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। पहली बात, आपने बल लगाया, उस पर क्या लगाया? बाहर से कोई बल लगाया, बल के कारण क्या हुआ? कोई ना कोई परिवर्तन उसमें होगा, तो उस परिवर्तन का विरोध, वस्तु उस परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है, बाह्य बल जैसे ही हटा लेंगे तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। जैसे ही बाह्य बल हटा लेंगे तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्यास्था। अगर किसी वस्तु में कोई किसी तरह का विरोध ही नहीं हो तो हम बोलेंगे वो प्रत्यास्थ नहीं है,
और जो प्रत्यास्थ नहीं है उसको हम बोलेंगे अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ पदार्थ, और जिसमें ये गुण नहीं होगा उसको बोलेंगे अप्रत्यास्थ पदार्थ। अप्रत्यास्थ पदार्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ, कोई पिंड जो बाह्य बल हटा लेने पर अपने आरंभिक रूप को प्राप्त कर लेता है पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाता है। पूर्ण सुघट्य, जो पिंड बल हटा लेने के बाद भी बल हटा लिया लेकिन क्या होगा, जैसा बिगड़ा रूप है वैसा ही बना रहेगा। बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अपने पुराने रूप में वापस नहीं आएगा, इसको हम पूर्ण सुघट्य बोलते हैं। प्रत्यास्थ का उल्टा हो गया, अगर बल हटा लिए आरंभिक रूप में पूर्णतया आ गया तो हम बोलेंगे प्रत्यास्थ है। अगर बल हम हटा भी लिए, बल हटा लिए लेकिन वस्तु की विकृति जो है वो नहीं हटी, वैसा ही रह गया विकृत रूप में ही, तो उसको सुघट्य बोलेंगे, पूर्ण सुघट्य। प्रत्यास्था गुणधर्म के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्यास्था के आचरण के दृष्टिकोण से इस्पात की अपेक्षा रबर कम प्रत्यास्थ। प्रत्यास्था को अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस्पात की अपेक्षा रबर कम प्रत्यास्थ। शुद्ध लोहा लचीला होता है पर प्रत्यास्थ नहीं होता। लचीला होना मतलब ऐसे था, मोड़ दिया तो ऐसे मोड़ भी सकते हैं, पूरा वायर भी बना सकते हैं। लेकिन प्रत्यास्था का मतलब हो गया कि आप ये किए और ऐसा इससे इस रूप में लाए। अब जब ये बल लगाना मोड़ना आपने छोड़ दिया, बल हटा लिया, तो इसको क्या होना चाहिए, फिर से इस अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि प्रत्यास्थ। लेकिन ये पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं हो गया, अगर नया रूप में रह गया तो हम केवल लचीला बोलेंगे। तो इस्पात में दोनों गुण है, इस्पात लचीला भी है और प्रत्यास्थ भी है। जबकि अगर लोहा की बात करेंगे तो लोहा लचीला होता है, प्रत्यास्थ नहीं होता है। तांबा तन्य होता है, तांबा तन्य होता है मतलब कोई मोटा तार अगर ले लें और इस मोटे तार को हम बल से खींचें, इधर भी बल लगा दें इधर भी बल लगा दें, तो इस क्या होगा, एक पतला सा लंबा तार हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। तो इसका पहला प्रारंभिक लंबाई L था और मान लीजिए 2L हो गया, दोगुनी लंबाई हो गई। तो इस तरह का जो गुण होगा इसको तन्यता बोलते हैं। विकृति, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर माना उसकी प्रारंभिक लंबाई L है और उस L में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अभी इसी केस में हमने देखा कि पहले लंबाई L थी और जब हमने बाहर से बल लगाया उसको खींचा तो इसकी लंबाई 2L हो गई थी, तो वृद्धि हुई ना। तो यहाँ वही कह रहा है प्रारंभिक लंबाई और उसमें वृद्धि। प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल L से दिखा रहे हैं और वृद्धि जो लंबाई में हुई उसको स्मॉल l से दिखा रहे हैं। तो L/L मतलब जो वृद्धि हुई वो भागा ओरिजिनल लंबाई, इसका नाम है विकृति, स्ट्रेन बोलते हैं। वस्तु पर विरूपक बल लगाने के अनुसार विकृति भी 3 प्रकार की होती है। विकृति के अब 3 प्रकार की चर्चा हो गई है, अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण। ये 3 तरह की अनुदैर्ध्य विकृति हो गया नंबर 1, दूसरा आयतन विकृति, तीसरा अपरूपण। प्रतिबल, बाह्य बल के कारण वस्तु के काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा इसका विमीय सूत्र ml इनवर्स और t इनवर्स स्क्वायर है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल, नाम में प्रतिबल है, क्या हो गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, अब प्रतिबल हमने निकाल लिया, प्रतिबल है क्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है उसको प्रतिबल कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। और विकृति पहले निकाल चुके हैं, L/L, छोटा L/L, वृद्धि लंबाई में वृद्धि और पूर्व की लंबाई जो थी वो विकृति हो गया। अगर प्रतिबल और विकृति का अनुपात लेंगे तो हमको एक नया टर्म निकलेगा जिसका नाम है प्रत्यास्था का यंग गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रतिबल बटे विकृति, यहाँ इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस क्या हो गया, यंग मापांक क्या हो गया, तो प्रतिबल बटे विकृति, विकृति। हुक का नियम, हुक्स लॉ क्या कहता है,
प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होते। जो आपने ऊपर भी पढ़ा, प्रतिबल और विकृति, उसी का यहाँ संबंध है। कैसा संबंध है? विकृति जो होगी सो क्या होगा? प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होगी, रिलेशनशिप। यदि दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। जब ये वहाँ आया, अनुक्रमानुपाती की बात आई, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये कांस्टेंट मिलेगा, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक। उस चीज़ को यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा है। प्रतिबल और ये चिन्ह हो गया आपका अनुक्रमानुपाती का। प्रतिबल अनुक्रमानुपाती है विकृति। जब हम भाग देंगे प्रतिबल के नीचे में इसको इस तरफ ले आएंगे, भागा दे दिए, तो इसके बदले में एक कांस्टेंट बचा, वही कांस्टेंट है प्रत्यास्थता का गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक ई, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ पे डिपेंड करता है कि पदार्थ का नेचर कैसा है। तो अलग पदार्थ पे डिपेंड करेगा तो हर पदार्थ के लिए उसका मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा ही। यदि विकृति लंबाई में हुई है, यहाँ जो आपको बताया गया था उसी को फिर से बता रहा है कि विकृति खींचे आकार की लंबाई बढ़ गई तो प्रत्यास्थता गुणांक को हम यांग मापांक कहते हैं। यदि विकृति आयतन में हुई है, बढ़ाने से आयतन ही बढ़ गया या आयतन घट गया, तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और विकृति अपरूपण में है, रूप संबंधी कुछ, तो इसको प्रत्यास्थता या दृढ़ता गुणांक, प्रत्यास्थता का दृढ़ता, रिजिडिटी कोफिशिएंट। तीन तरह की बात हो गई, या तो लंबाई में हो गई तो प्रत्यास्थता गुणांक केवल यंग मॉडुलस, अगर आयतन में हो गई वॉल्यूम में तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण फॉर्म में थोड़ा सा उसका हो गया तो शेप में, तो उसको बोलेंगे दृढ़ता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ऊपर जो पढ़े वही बात फिर से लिखा गया है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, देखिए प्रत्यास्थता सीमा थोड़ी सी समझने की चीज़ है। किसी वस्तु को आप बल डाल रहे हैं दोनों दिशा में, तो लंबाई इसकी बढ़ गई, L से 2L हो गया या 3L हो गया, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, आप और इसको लंबा करना चाह रहे हैं और बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा? हो सकता है कि ये टूट जाए ना। तो जब टूट जाएगा तो उसमें आप क्या कहेंगे कि लिमिट खत्म हो गया, अब ये बल नहीं सह सकता है। और जिस लिमिट पे, जिस बल के जिस परिमाण पे ऐसा विघटन हो जाए, दो भाग में टूट जाए या लंबा हो गया तो लंबा ही रहे, वापस ये बल हटा लेने पे भी ऐसा पुराना अवस्था में नहीं आए, उसी को हम प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। ये हर पदार्थ में अलग अलग होता है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता सीमा के अंदर रहना चाहिए, और तब उसमें क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों के अनुपात को वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग मॉडुलस को Y से निरूपित करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल ऊपर है और अनुदैर्ध्य विकृति नीचे ले लिया गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल को अगर भाग दें हम अनुदैर्ध्य विकृति से, तो हमें क्या प्राप्त होता है? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक प्राप्त होता है। उसका फार्मूला लिख दिया गया है आपको। यह ऊष्मा, गर्मी या ठंडेपन के अनुभव। ऊष्मा जब भी कहते हैं तो मन में आता है कि गर्मी है या ठंडा है, दो तरह का अनुभव होता है, तो इसी को हम ऊष्मा कहते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिसमें गर्मी और ठंडेपन का एहसास होता है, एक एहसास है, फीलिंग है, गर्म है या कोल्ड है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है, जो किसी गर्म वस्तु में अधिक और ठंडी वस्तु में कम।
गर्म वस्तु में ये ऊर्जा क्या रहेगा, ऊष्मा को ऊर्जा आपने कह दिया है, तो गर्म में वो उसकी मात्रा अधिक रहेगी, और जो गर्म नहीं है उसमें क्या होगा, ठंडी वस्तु में कम होगी। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, पहले हम इससे पिछले के अध्याय में देख चुके हैं कि एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस्ड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे में बदलना संभव है, होती है, ये उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो गर्म या ठंडा करने से क्या होता है, ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, और किए गए कार्य को ऊष्मा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे से दिखाते हैं। जे यांत्रिक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल, और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में क्या होता है, कैलोरी होता है। तो बहुत जगह ये कैलोरी भी यूज होता है, और वैसे एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा के विभिन्न मात्रक निम्न है। पहला वही कैलोरी एसआई सीजीएस वाला मात्रक, उसमें क्या होता है, तो 1 ग्राम जल को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं। कैलोरी किसको कहते हैं, अगर जल 1 ग्राम ले लें, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 डिग्री, तो जितनी ऊष्मा हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैलोरी बोलेंगे, कैलोरी कहेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। देखिए कैलोरी और इंटरनेशनल कैलोरी में सामान्य हल्का सा अंतर है। इसमें भी पानी का कितना लेंगे, 1 ग्राम ही ले लेंगे, लेकिन ताप कहीं से कहीं 1 डिग्री नहीं बढ़ाना है, ताप 14.5 डिग्री से 15.5 तक बढ़ाना है। 1 ग्राम पानी को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक गर्म करेंगे, और यहाँ 1 डिग्री का जो अंतर है, इस 1 डिग्री में 1 ग्राम पानी 1 डिग्री का अंतर कर रहा है। केवल कंडीशन क्या है, 14.5 से 15.5 आपको बढ़ा देना है, उसको टेम्परेचर को बढ़ा देना है। तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा लगती है उसी को तो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। अब BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU क्या है, यहाँ भार का मात्रक ब्रिटेन में पाउंड है, तो पाउंड ले लेंगे, पानी तो रहेगा ही, तो 1 पाउंड पानी ले लेंगे। इसको क्या गर्म करेंगे, 1 डिग्री से गर्म करेंगे, लेकिन यहाँ सेल्सियस में नहीं होगा, यहाँ तापमान फ़ारेनहाइट में होगा। 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाना है, जितनी ऊष्मा आपको ज़रूरत पड़ जाए उसी का नाम है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU। 1 BTHU 252 कैलोरी, 1 कैलोरी 4.186 जूल, ये इंपॉर्टेंट मात्रक है। 1 किलो कैलोरी तो 4.18 इंटू 10⁻3, चूँकि किलो है तो किलो के लिए हमेशा हम 10⁻3 का प्रयोग करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ 6 हटा दिया गया है, 6 आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। और 1 किलो कैलोरी को 1000 कैलोरी भी लिख सकते हैं। तापमापी, तापमापी मतलब जिसके द्वारा ताप का मापन किया जा सके, किसी ऐसी मशीन जिसके द्वारा हम ताप को माप सकें उसको तापमापी, थर्मामीटर कहते हैं। तो थर्मामीटर में कुछ दिया है कि ताप कैसे क्या करते हैं, ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है। अब ताप मापेंगे तो ऐसा गुण चाहिए ना, ऐसा कोई मटेरियल चाहिए ना जो ताप बढ़ने को समझ सके या घटाने को समझ सके, मतलब उसका गुण ताप पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसी गुण का प्रयोग करेंगे। लिक्विड थर्मोमीटर तो अल्कोहल या पारा का यूज करते हैं। अल्कोहल का प्रयोग कहाँ होता है, तो -40 से नीचे के ताप को मापने के लिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्कोहल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो -40 से हमेशा नीचे, माइनस टेम्परेचर नापने के लिए। क्यों, क्योंकि अल्कोहल -115 पे जमता है। पारे को तापमापी के प्रयोग, पारे को तापमापी के लिए प्रयोग -30 डिग्री टू 350 डिग्री सेल्सियस नापने के लिए होता है, पारा वाला जो है।
और क्योंकि पारा -39 पर जम जाता है और 357 पे बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने लगता है। तो अधिकतम यही टेम्परेचर होगा, मिनिमम ये और अधिकतम बॉइलिंग पॉइंट तक नाप सकता है। इसके बाद वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रसार होना बंद हो जाएगा, तो आप नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए पारा का रेंज क्या है, -30 to 350। आसान भी है याद करना। मनुष्य के शरीर का ताप मापने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिक में यूज होता है इसीलिए क्लिनिकल बोल दिया गया है। इस थर्मामीटर के न्यूनतम बिंदु 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस, उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेल्सियस अंकित होता है। कमरे के ताप पर पारा धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, वो कह रहा है। रूम टेम्परेचर पे तरल अवस्था। हाइड्रोजन गैस तापमापी 500 डिग्री सी तक के ताप को नाप सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन कितना नाप सकता है, 500 डिग्री तक। नाइट्रोजन 1500 से अधिक। मतलब गैस वाला जितना तापमापी है वो आप याद कर लेंगे, क्या है, हाई टेम्परेचर को नापता है उच्च ताप के लिए। -200 to 1200, तो 200 से 1200, -200 से, तो रेंज इसका काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये प्लैटिनम है। प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामापी जो होगा ये नापेगा, इसका रेंज हो गया 1200 और 200 इधर जोड़िए तो 1400 का रेंज हो गया। 1400 डिग्री सेल्सियस का रेंज है इसका। और उससे भी बड़ा रेंज इसका होगा थर्मोकपल, ताप युग्म तापमापी। इसमें क्या है, इसका रेंज 1600 और 200 1800 का रेंज हो गया। देख लीजिए, इससे भी बड़ा, इसका 1400 प्लेटिनम वाले का और इसका 1800 डिग्री सेल्सियस का रेंज है। और इसको कह रहा है कि तक ताप को मापा जा सकता है और प्रभाव क्या है, सीबेक इफेक्ट पर आधारित है। ये डिपेंड करता है किस पे, क्योंकि ताप युग्म है, इसमें एक पद्धति है जिसमें थर्मोकपल है, दो चीज़ का कपलिंग है। तापमापी सीबेक इफेक्ट याद करिएगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उच्च तापमापी का प्रयोग किया जाता है। और कहा कि अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा है तो ताप वैद्युत का प्रयोग होता है। किसका होता है यूज, ताप वैद्युत। यहाँ अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो पहले हम देख चुके हैं, हमें ये हमेशा माइनस से को नापेगा। अल्कोहल क्या है, -40 डिग्री से नापेगा और नीचे से नीचे। तो ये आपको याद रहेगा हमेशा न्यूनतम तापमान के लिए। अत्यधिक ऊंचे एवं दूर वस्तु, यहाँ देखिए ऊंचे से अच्छा दूर याद रखिए। दूर स्थित वस्तु सूर्य इत्यादि के तापों को मापने के लिए विकिरण उत्तापमापी रेडिएशन वाला होता है। इसके द्वारा 800 डिग्री सी से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं। तो दो चीज़ आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अल्कोहल वाला अभी आप देखे थे, अल्कोहल वाला -40 के भी नीचे तो न्यूनतम तापमापी, और विकिरण वाला जो है वो 800 से ऊपर ही नापता है, तो ऊंचे ताप में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो काम करने का सिद्धांत है स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर है, स्टीफन के नियम पर आधारित है। विकिरण वाला आप याद कर लेंगे किस पे काम करता है, विकिरण स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। अब आगे देखते हैं, फिर इसी को टेबल में बना के लिख दिया गया है कि आप इसको एक बार याद रख सके, देख सके। तो इसको आप देख लीजिएगा। विकिरण वाला सबसे हाई रेंज होता है, खगोलीय पिंडों का मापन करते हैं इससे, इसीलिए इसकी उच्चतम कोई सीमा नहीं है। सूर्य का टेम्परेचर नाप लेते हैं इससे, तो अब क्या इसका लिमिट होगा। ताप के पैमाने सेल्सियस, ताप को किस किस पैमाने से नापते हैं, तो सेल्सियस स्केल। इसका आविष्कार स्वीडिश वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया, तो उन्हीं के नाम पे, सेल्सियस के नाम पे सेल्सियस तापमापी हो गया। सेल्सियस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री और भाप बिंदु 100। ये हिमांक क्या है, पानी या जल का है। पानी का 0 डिग्री पे जमना हिमांक है, और पानी को 100 डिग्री पे क्या होता है, भाप बन जाता है, इसीलिए इसको हम क्वथनांक बोलते हैं, 100 डिग्री क्वथनांक। तो 0 से 100 के 100 भाग में बांट सकते हैं, और प्रत्येक एक भाग को हम 1 डिग्री सी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री सी कहते हैं। सेंटीग्रेड सेल्सियस, फ़ारेनहाइट सेल्सियस हो गया,
पानी का हिमांक और क्वथनांक। 0 डिग्री से 100 डिग्री, हर एक भाग को 1 डिग्री बोलते हैं। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल का आविष्कार जर्मनी का वैज्ञानिक है फ़ारेनहाइट। ये सब आसान है, नाम पे है। सेल्सियस तो सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट तो फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक के नाम पे, वो स्वीडिश थे, स्वीडन के, और ये फ़ारेनहाइट है जर्मन वैज्ञानिक। इसमें अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, इसका नोटेशन है, सिंबल हो गया F, कैपिटल F, फ़ारेनहाइट का कैपिटल F। इस पैमाने से हिमांक या निचले बिंदु, कोई भी चीज़ में चाहिए 2, उसमें प्रसार कोई वस्तु का जहाँ से जहाँ होगा उतना ही वो किसी चीज़ का ताप नापने में सक्षम होगा। तो यहाँ पैमाने का हिमांक जो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और भाप बिंदु जहाँ वो भाप उबलती है पानी की, वो 212 फ़ारेनहाइट है। तो 32 हो गया हिमांक, और ये हो गया जल का क्वथनांक, इसके लिए फ़ारेनहाइट के लिए। तो यहाँ इस बीच का अंतर देखिए, 212 घटे 32 करेंगे तो आपको 180 प्राप्त होगा। तो यही 180 भाग में बांट दिया गया है। टोटल रेंज जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों के बीच 180 भाग में बांट दिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का उपयोग वैज्ञानिक कहाँ कहाँ करते हैं? मौसम का अनुमान लगाने में और चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लिनिकल थर्मामीटर में आप देख चुके हैं कि फ़ारेनहाइट का यूज होता है। अब एक है रीमर पैमाना। ये रीमर पैमाना क्या है? अधो बिंदु या हिमांक, निचला हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और भाप बिंदु जो है ऊपर वाला वो 80 डिग्री पे अंकित किया जाता है। रीमर स्केल में है 0 to 80, ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये वेपर बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच 80 भाग है इसमें, और संकेताक्षर हो जाएगा आर कैपिटल। केल्विन चौथा हो गया आपका केल्विन पैमाना, और केल्विन स्केल में क्या है? के से डिपेंड करेगा ये केल्विन स्केल, के से। इसका हिमांक 273 और हाईली बॉइलिंग पॉइंट 373, 100 डिग्री का अंतर है तो 100 भाग में बांटा हुआ है। हिमांक बिंदु 273 केल्विन के से नापेंगे, और भाप बिंदु 373 के है, और दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो यही 273 373 के बीच में 100 भाग का अंतर। केल्विन पैमाने पर ताप को के से व्यक्त किया जाता है, और इस पैमाने में अधो बिंदु को 0 डिग्री जल के हिमांक से इतना नीचे होता है। केल्विन क्या है? ये माइनस ये दिखा रहा है, यहाँ ये ठीक है, -0 डिग्री जल के हिमांक से 273 के नीचे होता है। यहाँ कन्वर्जन भी कुछ था। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 1 किलो कैलोरी 4.16 इंटू 10³ जूल या 1000 कैलोरी। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी। पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा, ये एक टेबल है, याद करने की जरूरत नहीं है, एक नज़र आप देख करके छोड़ सकते हैं। स्टार्ट होता है कहाँ? पानी से, पानी का स्टैंडर्ड 1 है, ये आप याद करके रख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए। विशिष्ट ऊष्मा जो टेबल देख रहे थे समझने की बारी आ गई है। तो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान ले लेंगे और उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ाएंगे वृद्धि, और जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी उसको विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। 1 ग्राम किसी द्रव को हम लेकर के उसका टेम्परेचर कितना से बढ़ाएंगे? 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो एनर्जी लगेगी, तो वही हीट एनर्जी है, ऊष्मा की मात्रा, उसको हम क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यहाँ कैलोरी डिफाइन हो गया, उस ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। ऊष्मा का बड़ा मात्रक
तो 1000 से गुना कर देंगे, हम किलो कैलोरी बोलेंगे। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। परम ताप, परम ताप केल्विन तापक्रम पर आधारित है। परम ताप किस पे आधारित है? केल्विन के टेम्परेचर पर, जिसका सिंबल क्या होता है? के। जिसके अनुसार दाब पर पानी का हिमांक 263 केल्विन तथा यहाँ 273 कर लीजिएगा और 373 कर लीजिएगा। एक्चुअली जो 273.15 है उसी को हम यहाँ 263 प्रिंट हो गया था। परम ताप का तापमान सेंटीग्रेड ताप पर और -273 के योग के बराबर होता है। अब कहा कि ये क्या होता है, कोई डिग्री है उसका कन्वर्जन बता रहा है। तो कोई टेम्परेचर है, परम ताप का मान, एक ताप है कोई, तो डिग्री सेंटीग्रेड उसमें 273 केल्विन जोड़ना पड़ता है, ये हो जाता है। परम शून्य ताप पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है, अगर परम शून्य ताप हो तो उसमें क्या होता है? आणविक गतियाँ शून्य हो जाती है, मतलब पदार्थ के कण हिलते डुलते नहीं हैं, फ्रीज एकदम हो जाता है। परम शून्य तापमान वह तापमान जिस पर गैस का आयतन और दाब शून्य हो जाता है, परम शून्य तापमान कहलाता है। और यह -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है। परम शून्य ताप याद रखेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस। दाब का नियम, प्रेशर लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर क्या है? स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब क्या होगा? उसके ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P वेरिएज T स्थिर आयतन पर। ये P वेरिएज T, अगर आयतन स्थिर हो तो जो जो हम द्रव्यमान पे दाब बढ़ाएंगे क्या होगा? ताप भी, दाब बढ़ाएंगे तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा, और ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दाब बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के समानुपाती चलेगा। और जब भाग दे देंगे तो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, P/T, तो कांस्टेंट हो गया। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर करना है? दाब कांस्टेंट कर लेंगे। दाब कांस्टेंट करेंगे तो एक निश्चित मात्रा लेंगे तो उसमें द्रव्यमान होगा। तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसी को यहाँ मैथमेटिकल लिख दिए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। V वेरिएज T, V वेरिएज T, V वेरिएशन को हटाएंगे तो KT लिख सकते हैं इसको, और V/T एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो R एक स्थिरांक है, PV/RT आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। ये दोनों को मिलाने से प्राप्त होता है। T परम ताप, यहाँ जो ऊपर पढ़े थे उसको यहाँ भी लिखा गया है। T अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे तो क्या होगा? T डिग्री C में 273 जोड़ना पड़ेगा केल्विन। बायल का नियम, किसी ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी उसके ताप P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P वेरिएज 1/V। स्थिर ताप पर अर्थात PV बराबर K, एक कांस्टेंट होता है PV। स्थिर ताप पर किसी गैस का स्थिर ताप, इसमें ताप स्थिर रहता है, गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, P वेरिएज V, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/V, P वेरिएज 1/V। इसी को हम लिख सकते हैं P = KV, या और इसको लिख सकते हैं P × V बराबर K, कांस्टेंट हो जाएगा, PV बराबर K। अवोगाद्रो का नियम, समान ताप और दाब पर, यहाँ केवल ताप नहीं या दाब नहीं, इसमें ताप और दाब दोनों नियत कर लिया जाता है।
तो सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यहाँ क्या हो गया, ताप और दाब फिक्स कर लिए, तो गैस के समान आयतन लेंगे, उसमें अणु की संख्या भी क्या मिलेगी, समान मिलेगी। अर्थात V वेरीज N, स्थिर ताप और दाब पर। N गैस के अणुओं की संख्या है, N जो है सो क्या है, गैस के अणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। N क्या बोलते हैं, गैस के अणुओं की संख्या को नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं, मोल्स। और V गैस का आयतन है। गैस के मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। तथा 22, इसका उल्टा बोल रहे हैं, 22.4 लीटर में इतना अणु होगा। अगर 22.4 ले लिया जाए लीटर किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर अणु कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 अणु होंगे। और इसी संख्या का नाम है अवोगाड्रो संख्या। 3-4 बातें यहाँ से अच्छे से स्पष्ट हो गया। जब ताप और दाब कांस्टेंट रखें तो समान गैस का आयतन, गैसों का समान आयतन ले लिया जाए, हाइड्रोजन गैस ले लिया जाए, उतना ही वॉल्यूम ले लिया जाए ऑक्सीजन गैस का, और देखा जाए तो दोनों में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। विभिन्न गैस हमने लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया और दूसरा हाइड्रोजन ले लिया या नाइट्रोजन ले लिया। अगर ये 1-1 लीटर एक फिक्स ले लिए, एक फिक्स बर्तन में ले लें, और उसके बाद देखा जाए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर भी समान और दाब भी समान। तो इसके अंदर जितने अणु है, इसके अंदर अणु है, इस सब के अंदर अणु की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ऊर्ध्वपातन, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठोस को क्या करेंगे, गर्म, तो वो बदलता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। ठोस से बनेगा लिक्विड, लिक्विड से बनेगा गैस। लेकिन डायरेक्ट जब कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस से कहाँ, ठोस से सीधे गैस बन जाए, ठोस से क्या बने है, ठोस द्रव में गया ही नहीं, ये ठोस के बाद सीधे गैस बन गया। तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर एग्जाम्पल है, कपूर को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है। तो कपूर आपका किस पदार्थ का उदाहरण हो गया, तो ऊर्ध्वपातन हो गया। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, नाम में गुप्त है, इसको ध्यान रखिएगा। ताप की वह मात्रा जो तापक्रम में परिवर्तन लाए बिना 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है। समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, यहाँ अवस्था परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थात अगर वो ठोस है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो मुख्यतः ठोस है, द्रव है या गैस है ना, तो इसमें आपस में परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना, चेंज लाना है। तापक्रम इसका जो है उतना ही रहेगा, ताप जल्दी बदलेगा नहीं। यहाँ जो ताप है उसी ताप पे ये क्रिया होती चलेगी। गर्मी देंगे लेकिन टेम्परेचर उतना ही है। तो होगा क्या, जैसे यहाँ इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसे जूल किलोग्राम में बदलते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप जलने से अधिक कष्ट होता है। एक एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि 100 डिग्री के जल की अपेक्षा 100 डिग्री के भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग वाटर से आपको टच हो गया है तो उसका जो गुप्त ऊष्मा है उससे ज़्यादा होता है भाप में, और इसीलिए जल की अपेक्षा भाप से आपको जले तो भाप से जलने पर अधिक कष्ट होगा। क्यों, क्योंकि गुप्त ऊष्मा भाप में ज़्यादा है। अब इसको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यहाँ द्रव मान लीजिए, यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। पानी अगर ले लें तो पानी की 3 अवस्थाएं आप जानते हैं। जल की अवस्था क्या है, ये 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव अवस्था में आप जानते हैं कि 100 डिग्री पे द्रव क्या होता है, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, और बॉयल होके क्या बन जाता है, द्रव से बन जाता है गैस या वाष्प। तो ये द्रव को उबाल रहे हैं और 100 डिग्री है वो पानी है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद हो क्या रहा है, तो ये सारा द्रव जो है पानी वो वाष्प में बदल रहा है। 100 डिग्री पर क्या होता है, सारा पानी ताप 100 ही फिक्स है, फिक्स हो जाता है, और सारा द्रव क्या बन जाता है, गैस बन जाता है।
तो आखिर जो हम टेम्परेचर गर्मी दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है अवस्था में परिवर्तन, द्रव से गैस बदलने में सब खर्च हो रहा है। अभी आपने देखा था अवस्था परिवर्तन, या अवस्था परिवर्तन में सारी ऊर्जा जा रही है, ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको गुप्त भी नाम दे दिया गया। तो द्रव की यहाँ गुप्त उष्मा इसको कहेंगे, द्रव की नहीं, वाष्पन की। द्रव से अवस्था बन रहा है वाष्प, तो वाष्पन की गुप्त उष्मा कहेंगे। यहाँ उल्टा होगा, अगर 0 डिग्री पे बर्फ है तो बर्फ को हम गर्म करते रहेंगे तो टेम्परेचर 0 ही रहेगा, जब तक सारा द्रव में पानी नहीं बन जाए। ठोस से द्रव जब तक नहीं बन जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो उष्मा गई कहाँ? तो उष्मा यही ठोस को द्रव में बदलने में चली गई, और ये गुप्त है, दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए द्रवन की, द्रव बनाने की ऊर्जा है, तो हम बोलेंगे द्रवन की गुप्त उष्मा। आगे देखते हैं गलन तथा गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने को गलन कहते हैं, तथा वह स्थिर ताप जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोस का गलनांक कहता है। क्लियर है? ठोस से कहाँ क्या बन रहा है? ठोस से द्रव बन रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन, तो उसको हम कहेंगे ठोस का गलनांक। ऊष्माधारिता, ऊष्मा धारण करने की क्षमता। किसी, यहाँ छूट गया है, तो किसी पदार्थ कर लीजिए कि कुल द्रव्यमान का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए, ना 1 डिग्री, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता द्रव्यमान m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c, विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी। गलन की गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को बिना ताप बदले, ताप नहीं बदलना है, होता भी ताप बदलेगा ही नहीं, जब तक अवस्था चेंज होगा तब तक ताप स्थिर रहता है, इतना याद कर लीजिए। तो 1 ग्राम द्रव्यमान को बिना ताप बदले, अवस्था परिवर्तन है, ठोस से क्या बनाना है? ठोस से द्रव, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ का गलन का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। कितनी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, फिर वही बात आएगी, 1 ग्राम द्रव्यमान को बिना ताप में परिवर्तन किए हुए, ताप परिवर्तन होना ही नहीं है, क्योंकि कारण होना क्या है? अवस्था परिवर्तन। लिया था हमने क्या? द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से बदला क्या? वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया। 1 ग्राम द्रव्यमान को द्रव से वाष्प बनाया, इसमें ताप परिवर्तित हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसको हम मात्रा, इसी मात्रा को, उष्मा की मात्रा को हम बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। बनाया वाष्प, इसीलिए वाष्पन की गुप्त उष्मा। ये गुप्त क्यों रहा? वाष्प बनने में खर्च हो रहा है, ये उष्मा गई कहाँ? तो गुप्त क्यों था? क्योंकि पदार्थ की द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कर रहा था, और इसका मान है 536। अब यही बताइए, 100 डिग्री से आपको जले तब और 536 डिग्री से जले तब, किसमें जलन ज़्यादा होगा? इससे ज़्यादा होगा। इसीलिए वाष्प के द्वारा जो जलन होती है ये इतना एनर्जी का होता है, तो आपको ज़्यादा जलन महसूस होता है। वाष्पीकरण, किसी भी ताप पर पदार्थ की द्रव अवस्था के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, किसी भी ताप पे है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे तुरंत हो जाएगा क्लियर। किसी भी ताप पर, ये इसमें ताप से हमको अंतर नहीं है, वाष्पीकरण एक दूसरी प्रक्रिया हो गई, वो हर ताप पे होगी, इसीलिए किसी भी ताप पे लिख दिया गया है। तो होगा क्या? वाष्पीकरण है तो वाष्प ही बनेगा ना। तो किसी ताप पर द्रव अवस्था के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। गर्म किया, खौलाया, तब दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण द्रव की सतह से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? सतह से, और ये किसी भी ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण में द्रव के अणु जिसकी ऊर्जा सामान्यतः अधिक होती है, द्रव की सतह को छोड़ करके चले जाते हैं। कहाँ? वायुमंडल में चले जाते हैं।
जिससे द्रव का ताप गिर जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द्रव का ताप गिर जाता है। ये इंपॉर्टेंट 2-3 चेंजेज हैं। पहला काम किसी भी ताप पर होने वाली प्रक्रिया है, द्रव अवस्था से वाष्प में बदलने की क्रिया है। उसके बाद जब वो अपनी सतह छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप द्रव का ताप भी गिर जाता है। वाष्पीकरण के कारण कूलर ठंड उत्पन्न करती है, सुराही का पानी ठंडा होता है। वाष्पीकरण के कारण ही हमारे शरीर में पसीना सूखने पर हमें ठंडक महसूस होती है। रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न होता है। ये सारी घटनाएं किसकी हैं, तो वाष्पीकरण की हैं। लिखा हुआ है कि उसके पीछे देखिएगा तो एक तार होता है तांबे का कुंडलित, रेफ्रिजरेटर के पीछे तांबे की एक कुंडलित पाइप होती है, उसमें द्रव होता है फ्रीऑन, और वही ठंडा होता है, वाष्प वेपराइज होता रहता है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का संतृप्त वाष्प बाहरी दाब के बराबर होता है। यहां तक हो गया है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का संतृप्त वाष्प बाहरी वाष्प के बराबर होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सैचुरेटेड प्रेशर। संतृप्त वाष्प जो बनेगा वो एटमॉस्फेरिक बाहरी दाब के बराबर हो जाएगा, तो वस्तु बनने लगेगी और वस्तु के कण हवा में उड़ उड़ के जाने लगेंगे। जल का क्या है, ये 100 डिग्री है। 100 डिग्री पर जल के कणु हवा में उड़ने लगते हैं, वाष्प में बदलने लगते हैं, तरल अवस्था को छोड़ करके गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर का तापमान नियत रहता है। जब भी अवस्था परिवर्तन होगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। बाह्य दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अब दाब का क्या प्रभाव है वो लिख रहा है। बाह्य दाब अगर बढ़ा देंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, जैसे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या है, प्रेशर जो है सो वाष्प के दाब को बढ़ाता है, और वाष्प का दाब बढ़ा तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, जल्दी खाना बन जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। समुद्र तल की अपेक्षा क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक कम होता है। क्यों, क्योंकि दाब कम होता है। दाब अधिक क्वथनांक अधिक, दाब कम क्वथनांक कम। समुद्र तल पे दाब अधिक तो क्वथनांक ज्यादा, पर्वत पे जाने से दाब कम, वायु दाब कम तो क्वथनांक कम। आर्द्रता मिति। आर्द्रता, वायु में उपस्थित नमी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती, बिल्कुल सही है। प्राय समुद्र तटीय स्थान पे, समुद्र में क्या है, जल है, जल में से हमेशा पानी निकलता रहता है वाष्प बन के, तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ आर्द्रता अधिक होती है तटीय क्षेत्रों में। परम आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता, जब ही आपेक्षिक लग गया मतलब रिलेटिव टर्म इस्तेमाल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एक की तुलना करेंगे दूसरे जगह से। तो किसी ताप पर वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित संतृप्त जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या कहेंगे, अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो पढ़ेंगे वो RH यहाँ लिया गया है आगे, वो परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। वायु के एकांक आयतन में T डिग्री C पर उपस्थित रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यहाँ लिखा है जलवाष्प की मात्रा बटे वायु के एकांक आयतन में T डिग्री पर उपस्थित संतृप्त जलवाष्प की मात्रा इंटू 100, परसेंटेज में व्यक्त है इसीलिए क्या होगा, इंटू 100। ये आपेक्षिक आर्द्रता का फार्मूला है। आपेक्षिक आर्द्रता की माप एक इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है, इसके द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापन करते हैं। जल का असामान्य प्रसार, प्रायः सभी द्रव गर्म करने पर
आयतन में बढ़ते हैं, फैलते हैं। गर्म करेंगे तो आयतन फैलेगा। परंतु जल में क्या होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर ये आयतन में घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जल का गुण है। 0 से अगर 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो आयतन में कमी आएगी, तथा ये 4 डिग्री के बाद फिर आप गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। क्या है, 0 से 4 तक जल को गर्म करेंगे तो आयतन थोड़ा सा डिक्रीज होता है, कम होता है, और 4 डिग्री के बाद इसका फिर आयतन वॉल्यूम बढ़ता है। इसे जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। क्योंकि जल 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर बढ़ना शुरू होता है, अतः यह है कि जल का घनत्व 4 डिग्री पे सबसे अधिक होता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री है। अब ऊष्मा के बारे में हम लोग देखेंगे। ऊष्मा का संचरण मतलब गति, एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है। तो ये पहला दिया गया है चालन, कंडक्शन। चालन द्वारा ऊष्मा पदार्थ के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने स्थान का परित्याग किए बिना पहुंचते हैं। अपने स्थान का त्याग किए बिना, परित्याग किए बिना, मतलब जैसे कोई एक कण है यहाँ से पानी गर्म करेंगे, पानी, तो यहाँ गर्मी हम देते हैं लौ, यहाँ का पानी क्या करता है, ऊपर जाता है। फिर ये कण ऐसे करके नीचे, ठंडा कण नीचे, ठंडा कण नीचे, ठंडा कण नीचे, फिर यहाँ से गर्म कण ऊपर, गर्म कण ऊपर, और फिर ठंडा ठंडा कण नीचे। तो इस धारा को हम संवहन धारा कहते हैं। ये आगे पढ़ना होगा, पढ़ेंगे। तो ये संवहन हो गया। डायरेक्ट पानी का कण यहाँ से गर्मी लेके ऊपर भागता है और ठंडा इसकी जगह आता है, तो संवहन हो गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ठोस में जनरली ये काम होता है। जैसे एक राड है, छड़ है, छड़ को हम यहाँ गर्म करते हैं मोमबत्ती से, तो क्या होता है, यहाँ पकड़े रहेंगे हाथ से, तो यहाँ आपको ये थोड़ा देर के बाद यहाँ से सटते ये गर्मी यहाँ आ जाएगी और आपको यहाँ गर्म लगने लगेगा। तो जब ज्वाला पे किसी चीज़ को गर्म करते हैं, धातु को, तो उसके एक एंड से वो ऊष्मा धीरे धीरे उसमें गर्मी संचरित होती है और हाथ में आपको गर्म लगेगा। कुछ देर के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जो चीज़ें गर्म होती है उसको हम चालन कहते हैं, कंडक्शन। जब किसी धातु के छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है, शीघ्र ही दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। यही ऊष्मा का संचरण पदार्थ के अणुओं के द्वारा होता है। तो क्या आपसे ये सवाल अगर पूछा जाए कि यहाँ का कण उठ करके यहाँ आ गया है, तो आपका जवाब होगा नहीं, यहाँ का कण तो यही है। तो कण नहीं आ जाते, जबकि जल को गर्म करते हैं तो उसके कण ऊपर जाते हैं। कण एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ऐसे इसमें चक्कर मारते हैं। लेकिन ठोस को गर्म करते हैं तो उसका कण वहीं है, वो केवल ऊष्मा को यहाँ से इधर ट्रांसमिट कर दे। फिर यहाँ जो ऊष्मा मिला वो इसको ले लिया, यहाँ से ऊष्मा इसको ले लिया, ऐसे करके ऊष्मा का संचरण हुआ, कण का नहीं। क्या होता है, कंपन बढ़ जाता है। गर्मी के चलते अणुओं में कंपन बढ़ जाता है और आने वाले कणों से लगातार टकराते हैं और अपनी ऊर्जा उन्हें देते रहते हैं। इस प्रकार जो संचरण होता है उसको हम चालन कहते हैं। और ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों में ऊष्मा की चालकता जितनी अधिक होती है उसका ऊष्मा चालन भी उतना अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। चालन के उदाहरण, एस्किमो एक जनजाति होती है जो कहाँ बर्फ के घर में रहती है। तो आखिर इसका घर क्या होता है, बर्फ का ही बना होता है, लेकिन दोहरी दीवार होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में, दोहरी दीवार के बीच में हवा की परत फंस जाती है और हवा जो है सो क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। इसके कारण बाहर और अंदर नहीं आ पाती, हीट का ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए कमरे का तापमान बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। ये समझ में आ गया।
शीत ऋतु में समान ताप पर लोहे की कुर्सी, अगर शीत ऋतु है उसमें क्या है, लोहे की कुर्सी भी रखी हो और लकड़ी भी कुर्सी हो, दोनों समान ताप में रखी हुई है। लेकिन जब आप छुएंगे तो आपको कौन सा ठंडा लगेगा, कि लोहा ज़्यादा ठंडा लगेगा, लकड़ी थोड़ा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। जब हम लोहे को छूते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा कहाँ जाएगा, लोहे में चला जाएगा। कंडक्शन है, तेजी से वो हमारी हाथ से ऊष्मा को खींच लेगा और तब आपको फील होगा कि ज़्यादा ठंडा है। यही एक और एग्जाम्पल है, धातु के प्याले में चाय पीना। तो जब धातु का प्याला क्या है, ऊष्मा का नॉन कंडक्टर है कि कंडक्टर, कंडक्टर है भाई। तो धातु का प्याला क्या है, कंडक्टर है। और चीनी मिट्टी में, मिट्टी का बना होता है चीनी मिट्टी, तो वो नॉन कंडक्टर है। तो जब कंडक्ट नहीं करेगा तो आपका होठ नहीं जलाएगा, और जबकि स्टील का कप में पानी चाय पिएंगे तो आपका क्या होगा, होठ जल जाएगा कंडक्शन के कारण। चालक, जिन पदार्थों से होकर के ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाए उन्हें हम चालक कहते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे, तो सभी तरह के मेटल्स तो आएंगे ही, अम्लीय जल, मानव शरीर, ये सब चालक है। हमारा शरीर भी है ना, तो आप किसी भी चीज़ को गर्मी आपको चाहिए, अंगीठी जलाते हैं उससे गर्मी आप में ट्रांसफ़र हो जाती है, या आपका हाथ गर्म है, आप किसी चीज को पकड़े रहे हैं ठंडी चीज़ को तो वो गर्म हो जाएगी, आपके शरीर से ऊर्जा बाहर भी जाती है और बाहर से ऊर्जा अंदर भी आती है। इसीलिए मानव शरीर भी इसका क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। कुचालक, बैड कंडक्टर, इन पदार्थ में ऊष्मा का चालन नहीं हो सरलता से, या हो भी तो बहुत कम हो, उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, वायु एक सही कुचालक। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती, क्यों? लकड़ी के बुरादा से ढक देते हैं या बोड़ा चट्टी से लोग ढक देते हैं बर्फ को, जल्दी से पिघले नहीं, इसके बचाने के लिए। तो क्योंकि वो चीज़ें जिसे ढका जाता है या बुरादा वगैरह ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मारोधी, थर्मल इंसुलेटर, इन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता, उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे एवोनाइट, एस्बेस्टस आदि, ये सब क्या होता है, बिल्कुल चालन नहीं होता, बिल्कुल नहीं जाने देता। तो ये एस्बेस्टस वगैरह का यूज फायर फाइटर के ये बनाने में होता है, कपड़े बनाने में होता है। अब तीसरा मेथड है कन्वेक्शन, संवहन। संवहन द्वारा ऊष्मा का जो चालन होता है वो कण के स्थानांतर, पहले ही हम थोड़ा देख चुके हैं, पानी उबालने का जो क्रिया होता है तो पानी का गर्म होना इसी विधि से होता है, संवहन विधि से, कन्वेक्शन मेथड से। इसमें कण का स्थानांतरण होता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। चालन और कंडक्शन में मुख्य अंतर क्या, चालन में कण का कंपन होता है, केवल ऊष्मा ट्रांसफर होती है, लेकिन इसमें ऊष्मा कण के साथ साथ स्थानांतरित होती है। एक कण, गर्म कण दूसरी जगह, ठंडा कण उसकी जगह, तो कणों का स्थानांतरण। दूसरा, गैसों और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। ठोस के कण चूंकि अपना स्थान नहीं छोड़ते, अतः उन्हें इस विधि से गर्म नहीं किया जा सकता, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वायु तथा द्रवों में संवहन धाराएं ऊपर की ओर चलती है। किधर चलती है, ऊपर की ओर। कभी आप चाय पत्ती उबलता हुआ देखिए ना, नीचे से ऊपर की ओर चाय की पत्ती आती रहती है, या गर्म धुआं ऊपर की ओर आपको धुआं भागता चला जाता है। चिमनी वगैरह भट्टी से जो गर्म धुआं निकलता है अपने ऊपर जाता रहता है, तो ऊपर की ओर चलती हैं। जब बर्तन के किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो तली का द्रव गर्म होने के कारण हल्का होकर ऊपर उठता है, और उसकी जगह क्या आती है, साइड साइड से जो ठंडी चीज़ें हैं सो आती है। इस तरह संवहन धाराओं का निर्माण होता है। जब हम द्रव को बर्तन की तली से गर्म करके द्रव के ऊपरी स्वतंत्र तल को गर्म करें तो संवहन धाराएं नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में द्रव हल्का होकर ऊपर ही तैरता रहेगा, ये ठीक है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक होती है। क्या होती है, खराब अवशोषक। और अच्छी, जो खराब अवशोषक होगा वो अच्छा परावर्तक तो होगा ही। ये हमेशा इस पॉइंट को याद कर लीजिए, दोनों के बीच संबंध है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। जैसे बर्तन में हम पानी उबालते हैं और जैसे जैसे होता है सेम वही प्रक्रिया
पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने में भी किया जाता है। सूर्य की किरणों को सोखकर और पृथ्वी जब उत्सर्जन करती है तो जमीन से सटा हुआ वायु गर्म होगा, वो गर्म वायु जाएगा ऊपर और उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं, फिर वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाती हैं और अन्य ठंडी हवाएं आती हैं। इस तरह पूरा वायुमंडल दिन में संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर की पेटिका को ऊपर रखा जाता है। ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई? फ्रीजर पॉइंट ऊपर होता है, क्यों? क्योंकि नीचे में जो गर्म हवा है वो कहाँ आनी है? ऊपर आनी है, हल्की है और ऊपर आएगी, उसके बाद फ्रीजर पेटिका से टकराएगी तो ठंडा होकर के वापस नीचे की ओर चली जाएगी। इस प्रकार धीरे धीरे सारी हवा उसमें ठंडक होती रहेगी, सारी वस्तुएं ठंडी हो जाएगी। न्यून तापमान पैदा करने के लिए रुद्धोष्म विचुंबकन विधि का प्रयोग किया जाता है। एक तरीका है एडियाबेटिक प्रोसेस। बिजली के बल्बों में निर्वात के स्थान पर क्या भरा रहता है? निष्क्रिय गैस रहती है। क्यों रहती है? कि वो क्रिया नहीं करती है लेकिन गर्मी को फैला सकती है। संवहन द्वारा क्या करती है? चारों ओर फैला देती है। निष्क्रिय गैस है जो कि तंतु गर्म है, उसका ऊष्मा को लिया और उस ऊष्मा को क्या किया? पूरे बैल में फैला देती है। तो इससे तंतु का ताप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? गलनांक तक बढ़ जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगी। तो फ्यूज होने से बचाने के लिए ही बिजली के बल्ब में क्या निष्क्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। आगे है विकिरण। थर्ड है अभी हम तक चालन, संवहन और तीसरा पढ़ रहे हैं विकिरण। विकिरण जब ऊष्मा अपने स्रोत से किसी धरातल तक, स्रोत से कहाँ जाना है उसको? किसी सरफेस तक, जहाँ से चली है वो स्रोत हो गया, और जहाँ भी पहुँचा, जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं वो तल हो गया। स्रोत से जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक माध्यम के बिना सफ़र करेगी, माध्यम को बिना प्रभावित किए हुए गमन करेगी। तो इस संचरण को हम विकिरण कहते हैं, इस विधि को विकिरण कहते हैं। स्रोत से चली और माध्यम तक गई, लेकिन माध्यम को उसने क्या किया? बिना प्रभावित किए हुए ट्रांसमिशन किया है। तो इस तरह से विधि, इस विधि को, इस तरह ऊष्मा के संचरण को हम विकिरण कहते हैं। इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक एवं अंगीठी की ऊष्मा मानव शरीर तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। ठीक है। उत्सर्जन, उत्सर्जन या इमिशन, सभी वस्तुएं सभी ताप पर, सभी वस्तुएं सभी ताप पर ऊर्जा को क्या करती है? छोड़ती है। सभी ताप पर ऊर्जा का विकिरण होता है। इस ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा या ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल से चलती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी ताप पर सभी वस्तुएं विकिरण करती हैं, मतलब ऊर्जा उत्सर्जन करती रहती है, अपने अंदर से ऊर्जा बाहर फेंकती रहती है सभी ताप पर, और इसको हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मीय विकिरण। और ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। इसका स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लें। वस्तु का ताप बढ़ाने से उनसे निकलने वाली विकिरण ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो गर्मी है वो और तेजी से निकलेगा। थोड़ा और इसको है, उसके बाद देखिए अवशोषण। उत्सर्जन का अपोजिट है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। जब ऊष्मीय विकिरण किसी पृष्ठ पर गिरता है, कहीं से किसी सोर्स से आ रहा है और किसी पृष्ठ पर तो गिरेगा, कहीं पड़ेगा, तो कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा। जैसे सूर्य से आती है पृथ्वी पर ऊष्मा ऊर्जा, तो उसका सारा भाग अवशोषित नहीं होता, कुछ भाग उसका वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ जो है सो उस पृष्ठ पर संचरित हो जाता है। इसी अवशोषित विकिरण को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अवशोषण करने वाले पिंड को, पिंड जिसने सोखा है ऊर्जा, उसको अवशोषक कहते हैं। 3 तरह का बात यहाँ हो गया। ऊष्मा विकिरण द्वारा किसी जगह से, किसी सोर्स से कहाँ गिरेगा? किसी पृष्ठ पर गिरेगा, आपतित होगा। आने के बाद क्या होगा? उसका कुछ भाग तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, लेकिन कुछ भाग उस वस्तु सोख लेगी जिस पे वो आई है, वो वस्तु उसको सोख लेगी। अवशोषित होने वाले पिंड को अवशोषक कहेंगे और इसको क्रिया को अवशोषण कहेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो गैसें हैं, ये गैसें क्या करती है? ऊष्मारोधी गैसें। और पृथ्वी पर सौर विकिरण ऐसे आ तो जाते हैं, लेकिन जब सौर विकिरण को पृथ्वी वापस भेजती है अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। ये क्या करती? ऊष्मा को पकड़ के रख लेती है, जिससे वायुमंडल के ताप में निरंतर वृद्धि होती है। तो आपने देखा कि ग्रीन हाउस गैस के चलते कौन कौन गैसें हैं, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें हैं। इनके कारण ऐसा होता है, ये गैसें हवा में जाकर के ऊपर जम जाती है, एक लेयर बनाती है, जिसमें बाहर से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर तो जमा होने देती है, लेकिन जब पृथ्वी ऊष्मा का विकिरण करती है तो उस ऊष्मा को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, और इस कारण वायुमंडल के ताप में निरंतर वृद्धि होती रहती है। और इसी का नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसी का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव में 3.5 डिग्री की वृद्धि हो जाए, कितनी वृद्धि हो जाए? 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए, तो ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर क्या होगा? तट पे स्थित जो नगर में हैं, नगर जल में विलीन हो जाएंगे, तटीय शहर जल में विलीन हो जाएंगे। थर्मस फ्लास्क, ये भी अच्छा एक उदाहरण है। विशेष प्रकार की एक बोतल है जिसमें शीशे का 2 परत होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है? हवा रहती है। हवा को निकाल दिया जाता है, हवा को निकाल के क्या निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। तो अब क्या हो गया? एक तो शीशा वैसे ही कुछ अलग है, बीच में हवा रहती थी, हवा भी निकाल दिया गया, निर्वात हो गया। तो अब बाहर की टेम्परेचर अंदर आने का जल्दी नहीं सोच सकता है, या अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर जाने के बारे में सोच नहीं सकता, नहीं जाएगा। तो जिसके कारण वस्तुएं, या तो गर्म वस्तु रखिए तो बहुत देर गर्म रहेगा, या ठंडा रखे तो ठंडा रहेगा। अब इसका डेवर नामक व्यक्ति ने किया था, ये याद रख लेंगे। इस बोतल का आविष्कार डेवर ने किया था, इसीलिए डेवर भी इसको बोलते हैं। थर्मस फ्लास्क को डेवर भी एक उपनाम दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अगले दिन हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसका रिवीजन अवश्य करें। रिवीजन इम्पोर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद।